बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम PPSC लेक्चरर मैथमेटिक्स के जो पास पेपर्स हैं ये हम डिस्कस कर रहे हैं और इससे पहले हम 2017 और 2015 का जो कंप्लीट पेपर है मैथमेटिक्स का ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम लेक्चर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अभी हम PPSC लेक्चरर मैथमेटिक्स का जो 2011 का पेपर है ये डिस्कस कर रहे थे और आज से पहले हमने इसके फर्स्ट 40 MCQs डिस्कस कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम MCQ नंबर 41 से 50 तक डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। MCQ नंबर 41 में हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, लेट W बी अ सबस्पेस ऑफ द स्पेस R3। W हमें एक सबस्पेस दी गई है स्पेस R3 की। इफ डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू 0 देन W इज R डैश। अगर W एक सबस्पेस है वेक्टर स्पेस R3 की और उसकी डायमेंशन अगर 0 है तो फिर हमने ये बताना है कि ये W क्या है। चार ऑप्शन हमारे पास हैं। ऑप्शन ए है लाइन थ्रू द ओरिजिन, ऑप्शन बी है प्लेन थ्रू द ओरिजिन, ऑप्शन सी है एंटायर स्पेस R3 और ऑप्शन डी है अ पॉइंट। तो यहाँ पे देखें जो हमारे पास वेक्टर स्पेस है R3 इसकी डायमेंशन क्या होगी। सिंस डायमेंशन ऑफ R3 ये यहाँ पे 3 होगी क्योंकि ये R3 है तो इसमें जो डायमेंशन होगी हमारे पास वो 3 होगी। अब W चूंकि इसकी सबस्पेस है तो W की कौन कौन सी डायमेंशंस हो सकती हैं एंड डायमेंशन ऑफ W इज 0, 1, 2 एंड 3। W की डायमेंशन या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है या 2 हो सकती है या 3 हो सकती है। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, चार पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको लिख दी हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर डायमेंशन ऑफ W 0 आ जाए, डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू 0, अगर W जो सब स्पेस है किसकी R3 की अगर उसकी डायमेंशन 0 है तो फिर ये किसको रिप्रेजेंट करेगा W, इट इज अ पॉइंट। तो फिर ये एक पॉइंट होगा क्योंकि जो पॉइंट होता है ये डायमेंशनलेस होता है, डायमेंशनलेस। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर W की डायमेंशन 1 हो, डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू 1, देन इट इज अ लाइन थ्रू ओरिजिन। ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर W की डायमेंशन हो 2, डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू 2, फिर ये क्या होगा, इट इज अ प्लेन थ्रू ओरिजिन। अब उसके बाद जो लास्ट पॉसिबिलिटी है, फोर्थ पॉसिबिलिटी, वो ये है कि W की डायमेंशन क्या होगी 3। अगर W की डायमेंशन 3 हो जाती है तो फिर क्या होगा, डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू 3, फिर ये होगा जी इट इज एंटायर स्पेस R3। तो देखिए हमने यहाँ पे चारों पॉसिबिलिटीज देख ली हैं कि अगर डायमेंशन ऑफ W 0 है तो फिर ये पॉइंट होगा, डायमेंशन ऑफ W अगर 1 है तो फिर ये लाइन थ्रू ओरिजिन होगी, अगर डायमेंशन W की 2 है तो फिर ये प्लेन होगा थ्रू ओरिजिन, और अगर डायमेंशन ऑफ W 3 है तो फिर ये एंटायर स्पेस के इक्वल होगा। तो इसके मुताबिक फिर यहाँ पे क्लियर है कि अगर डायमेंशन ऑफ W 0 है तो फिर वो क्या होगा, पॉइंट, जो कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो MCQ नंबर 41 में हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी कि W अगर एक सबस्पेस है वेक्टर स्पेस R3 की और अगर इसकी डायमेंशन 0 है तो हमने बताना है कि ये W क्या है। तो यहाँ पे जो कि हमारे पास जो वेक्टर स्पेस दी गई है वो R3 है, R3 की डायमेंशन 3 होती है। तो इसके बाद ये जो इसकी सबस्पेस है W, इसकी डायमेंशन की फिर चार पॉसिबिलिटीज़ हैं।
अगर वेक्टर स्पेस की डायमेंशन 3 है तो फिर उसकी जो सब स्पेस होगी, यहाँ पे जो W दी गई है, उसकी पॉसिबिलिटी है कि उसकी डायमेंशन ये 4 हो सकती हैं। या तो इसकी डायमेंशन 0 होगी, या 1 होगी, या 2 होगी, या 3 होगी। इन्हीं चारों केसेस को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि अगर W की डायमेंशन 0 है तो फिर ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि जो पॉइंट होता है ये डायमेंशनलेस होता है। और उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर डायमेंशन ऑफ W 1 हो तो फिर ये एक लाइन होगी थ्रू ओरिजिन, और अगर डायमेंशन ऑफ W 2 है तो फिर ये प्लेन होगा थ्रू ओरिजिन, और अगर इसकी डायमेंशन 3 है, मतलब वेक्टर स्पेस की डायमेंशन के इक्वल आ जाए, तो फिर ये एंटायर स्पेस बन जाती है। तो फिर इसके मुताबिक इसका डी ऑप्शन करेक्ट था, क्योंकि स्टेटमेंट में हमारे पास गिवन था डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू 0, जो कि इसका डी ऑप्शन है आ पॉइंट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये MCQ 41 आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 42 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, लेट Pn ऑफ T बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू n। हमारे पास एक ऐसी वेक्टर स्पेस दी गई है जिसमें तमाम पॉलिनोमियल्स हैं जिनकी डिग्री लेस देन इक्वल टू n है। देन हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। हमने ये बताना है कि इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या होगी, या इसकी डायमेंशन n-1 है, या n है, या n+1 है, या 2 है। तो ये हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसी वेक्टर स्पेस हो जिसमें तमाम पॉलिनोमियल्स हों तो उसकी जो डायमेंशन है वो किस तरह से हम फाइंड करते हैं कि जितनी उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए डिग्री कितनी है n, तो फिर इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसमें हम जब 1 ऐड करेंगे तो वो n+1 होगा, जो कि इसका C ऑप्शन है। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है तो उसको हम इसी तरह से लिखते हैं ना, an x पावर n प्लस an-1 x पावर n-1 अप टू ये कहाँ तक जाएगा, a2x² प्लस a1 x1 प्लस a0 x की पावर 0। तो यहाँ पे आप गौर करें कि ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। देखिए ना, ये n है, ये n-1 है, 2 1, यहाँ से लेके यहाँ तक इनकी तादाद कितनी है n, और ये एक +1। देखिए ना, अगर हम कोई स्पेसिफिक डिग्री की पॉलिनोमियल ले लें, लेट्स सपोज P3 लेता हूँ मैं, तो इसकी जो हमारे पास जनरल फॉर्म बनेगी वो होगी a3x³ प्लस a2x² प्लस a1x प्लस a0x पावर 0। तो यहाँ पे आप गौर करें, अगर इसकी डिग्री 3 है तो इसकी टर्म्स कितनी हैं, 1 2 3 4। जितनी उसकी डिग्री होगी उस पर हम 1 ऐड कर देंगे तो वो उसकी डायमेंशन बन जाती है। n डिग्री की पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितनी टर्म्स की ज़रूरत पड़ती है, n+1। सिमिलरली 3 डिग्री की पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितनी टर्म्स की ज़रूरत पड़ती है, 4। इसलिए स्टेटमेंट में हमारे पास जो वेक्टर स्पेस गिवन है जिसमें तमाम पॉलिनोमियल्स हैं उसकी डिग्री चूँकि लेस देन इक्वल टू n है, इसलिए इसकी डायमेंशन क्या होगी, n+1, जो कि इसका C ऑप्शन करेक्ट है। तो MCQ नंबर 42 में हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी कि एक वेक्टर स्पेस है Pn ऑफ T जिसमें तमाम पॉलिनोमियल्स हैं और उनकी डिग्री लेस देन इक्वल टू n है। हमने ये बताना था कि इसकी डायमेंशन क्या होगी। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास एक ऐसी वेक्टर स्पेस है जिसकी डिग्री अगर n है तो उसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो वो उसकी डायमेंशन बन जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर हमारे पास कोई n डिग्री की पॉलिनोमियल है तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स को देखें तो वो है n+1, क्योंकि n से लेके यहाँ तक 1 तक ये तो n होगी ना इसकी तादाद, और इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये n+1 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको एक काउंटर एग्जांपल भी दे दी, एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है उसमें हमें कितनी टर्म्स नज़र आ रही हैं, यहाँ पे 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितनी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए उससे एक ज़्यादा टर्म्स हमें चाहिए होंगी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे ये 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो इसमें देखें इसकी 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4। सिमिलरली स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एक ऐसी वेक्टर स्पेस है जिसमें तमाम पॉलिनोमियल्स हैं और उसकी डिग्री कितनी है n, तो फिर इसकी डायमेंशन क्या होगी, n+1, क्योंकि हम 1 ऐड कर रहे हैं ना, तो इसलिए फिर इसका C ऑप्शन करेक्ट होगा विच इज़ n+1। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 42 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 43 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, अ 1-to-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व्स डैश, कि जो 1-to-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो क्या चीज़ प्रिजर्व करती है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, बेसिस बट नॉट डायमेंशन,
बेसिस एंड डायमेंशन, मतलब दोनों, बेसिस और डायमेंशन दोनों चीज़ें। और सी ऑप्शन में है डायमेंशन बट नॉट बेसिस, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब 43 एमसीक्यू की स्टेटमेंट बेसिकली एक रिजल्ट की स्टेटमेंट है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम की स्टेटमेंट ये कहती है कि आ 1-to-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व्स बेसिस एंड डायमेंशन, कि जो 1-to-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो बेसिस और डायमेंशन दोनों को प्रिजर्व रखती है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। नंबर ए है मेरे पास कि जो 1-to-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है 1-to-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व्स लीनियर डिपेंडेंस। और दूसरी बात यहाँ पे ये है बाय रैंक नलिटी थ्योरम। क्या था, हम ऑलरेडी ये अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। रैंक नलिटी थ्योरम क्या था, डायमेंशन ऑफ डी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ नलिटी ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ रैंक ऑफ टी। तो लीनियर डिपेंडेंस की वजह से जो डायमेंशन ऑफ नलिटी ऑफ टी है ये ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है डायमेंशन ऑफ डी ऑफ टी किसके इक्वल हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ रैंक ऑफ टी। इसलिए फिर हम ये कहते हैं कि जो 1-to-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये बेसिस और डायमेंशन दोनों को प्रिजर्व करती है। और इसके मुताबिक फिर इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर बी विच इज़ बेसिस एंड डायमेंशन। तो एमसीक्यू नंबर 43 में हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी कि अगर हमारे पास एक ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो 1-to-1 है तो वो क्या प्रिजर्व करती है। यहाँ पे हमने एक थ्योरम की स्टेटमेंट देखी कि अगर एक 1-to-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो बेसिस और डायमेंशन दोनों चीज़ों को प्रिजर्व करती है। और इसमें दो बातें हैं कि जो 1-to-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो प्रिजर्व करती है लीनियर डिपेंडेंस। और फिर हमने यहाँ पे रैंक नलिटी थ्योरम पढ़ा कि इसमें जो डायमेंशन ऑफ डी ऑफ टी है ये इक्वल होती है डायमेंशन ऑफ नलिटी ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ रैंक ऑफ टी। लीनियर डिपेंडेंस की वजह से जो डायमेंशन ऑफ नलिटी ऑफ टी है ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो फिर इससे क्या होगा, डायमेंशन ऑफ डी ऑफ टी किसके इक्वल हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ रैंक ऑफ टी। इसीलिए जो 1-to-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये बेसिस और डायमेंशन दोनों को प्रिजर्व करती है, और जो कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एमसीक्यू नंबर 43 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू नंबर 44 को डिस्कस करते हैं। बड़ा ये इंटरेस्टिंग सा एमसीक्यू है। इसमें हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इन द ग्रुप जी, और यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। जो कंपोजिशन हम पढ़ते हैं ना फंक्शंस की, यहाँ पे ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये जीरो नहीं है, दिस इज कंपोजिशन of all integers where a composition b is equal to a plus b plus 1 for all a b belongs to z set of integers। स्टेटमेंट में हमें वो ये कह रहा है कि z जो सेट ऑफ इंटीजर है ये ग्रुप है अंडर बाइनरी ऑपरेशन कंपोजिशन, और जो तमाम इंटीजर्स हैं उन पे ये कंडीशन अप्लाई होती है कि अगर दो इंटीजर्स पे आप कंपोजिशन लगाते हैं तो वो फिर इस तरह से इसके इक्वल होगा a plus b plus 1। और यहाँ पे हमने क्या करना है, द इनवर्स ऑफ -3 इज डैश, हमने -3 का इनवर्स फाइंड करना है z में। और चार ऑप्शन हमारे पास हैं -3, 0, 3 और 1। सबसे पहला काम हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ग्रुप गिवन है, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर बाइनरी ऑपरेशन कंपोजिशन, हम इसकी आइडेंटिटी फाइंड करते हैं। जो आइडेंटिटी एलिमेंट है पहले हम इसका ये फाइंड करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है जी। इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है मैं लेट कर लेता हूँ वो ई है, मैं लेट करता हूँ जी ई जो है ना इज आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर ई इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है और यहाँ पे मैं कोई एक और एलिमेंट ले लेता हूँ, लेट्स सपोज ए। अब ए पे और ई पे जब मैं कंपोजिशन अप्लाई करूँगा यूजिंग दिस कंडीशन
गौर करना आपने यहाँ पे ए कंपोजिशन ई, ये किसके इक्वल होगा इस कंडीशन के मुताबिक, ए प्लस आइडेंटिटी प्लस 1। ये बात क्लियर हो गई। अब ई जो कि हमने कहा है आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो जब हम ए पे इसकी कंपोजिशन अप्लाई करेंगे तो ये ए ही आंसर आएगा। क्या ख्याल है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है ना। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जब भी होगा उसके ऊपर कोई भी जब आप बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, यहाँ पे तो कंपोजिशन गिवन है ना, तो चाहे इस पे आप कंपोजिशन अप्लाई करें या बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है, तो आइडेंटिटी पे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए ये ए के इक्वल आ गया। अब ये आपके पास आएगा ए प्लस ई प्लस 1, ये ए से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो हमने ई आइडेंटिटी एलिमेंट लेट किया था वो किसके इक्वल आ गया, -1 के। तो यहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है -1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप। ठीक है जी, -1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी अंडर बाइनरी ऑपरेशन कंपोजिशन। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। अब चूंकि हमने इन्वर्स फाइंड करना है -3 का, तो यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ, let B is the inverse of -3। मैंने ये कहा है जी B -3 का इन्वर्स है। अब B पे और -3 पे ये जो कंपोजिशन की कंडीशन गिवन है ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। -3 कंपोजिशन B, इस कंडीशन के मुताबिक ये किसके इक्वल होगा, -3 प्लस B प्लस 1। अब चूंकि B को मैंने कहा है इसका इन्वर्स, तो फिर इन दोनों की कंपोजिशन आइडेंटिटी के इक्वल होगी। ये बात क्लियर होगी ना। देखिए मैंने कहा है B इसका इन्वर्स है, तो फिर इन दोनों की कंपोजिशन आइडेंटिटी के इक्वल आएगी। और यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है -3 प्लस B प्लस 1। अब आइडेंटिटी हमने अभी फाइंड किया है, किसके इक्वल आया था, -1, जो कि इस ग्रुप की आइडेंटिटी है। तो ये -1 इक्वल्स टू -3 प्लस B प्लस 1, ये दोनों -2 इधर आके +2 इक्वल्स टू B, तो B किसके इक्वल आ गया, 1 के। और B हमने क्या कहा था, इन्वर्स है किसका, -3 का। सो 1 इज इन्वर्स ऑफ -3। तो फिर इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमने -3 का इन्वर्स फाइंड करना था ना, तो वो क्या आया है 1, जो इसका डी ऑप्शन है। तो एमसीक्यू नंबर 44 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी कि हमारे पास एक ग्रुप दिया गया था ऑल इंटीजर्स का अंडर बाइनरी ऑपरेशन कंपोजिशन, और कंडीशन ये थी कि दो एलिमेंट की जो कंपोजिशन है वो इक्वल होती है a प्लस बी प्लस 1 के, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। हमने क्या करना था, हमने -3 का इन्वर्स फाइंड करना था। सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो ग्रुप हमारे पास गिवन है इसका हमने आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड किया। पहले मैंने लेट किया जी ई इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है और ए कोई एलिमेंट है जी का, तो ई पे और ए पे इस कंडीशन को यूज़ करते हुए मैंने कंपोजिशन अप्लाई की। तो इस तरह से मेरे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो किसके इक्वल आ गया, -1। इसका मतलब ये है -1 इस ग्रुप की आइडेंटिटी है। ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे ये लेट किया है कि जो B है ये इन्वर्स है -3 का, क्योंकि हमारा असल मकसद तो -3 का इन्वर्स फाइंड करना है ना, तो वो मैंने यहाँ पे कह दिया B इसका इन्वर्स है। अगर B -3 का इन्वर्स है तो फिर B और -3 पे हम ये वाली कंपोजिशन की जो कंडीशन है ये यूज़ करते हुए लिखेंगे -3 कंपोजिशन B इज इक्वल टू -3 प्लस B प्लस 1। अब B चूँकि -3 का इन्वर्स है तो फिर इनकी कंपोजिशन आइडेंटिटी के इक्वल होगी बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी। और फिर इसके बाद E चूँकि हमने फाइंड किया है -1 के इक्वल, इसकी वैल्यू पुट कर दी। B की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 1, जो कि हमने इन्वर्स कहा था -3 का। तो इसका मतलब ये है कि इस ग्रुप में -3 का इन्वर्स क्या है, 1, जो कि इसका डी ऑप्शन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एमसीक्यू नंबर 44 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू नंबर 45 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द सेट Z of all integers is not a vector space over the field R of real numbers under ordinary addition and multiplication of real numbers because ये जो set of integers है ये R में vector space नहीं है अंडर ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। इसकी रीज़न हमने बतानी है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। Z अंडर एडिशन इज़ अ रिंग,
बी ऑप्शन है जी अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अ फील्ड, सी ऑप्शन है आर अंडर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अ ग्रुप, और डी ऑप्शन है ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स डज नॉट डिफाइन अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ जी बाय आर। तो यहाँ पे हम वेक्टर स्पेस की जो बेसिक दो कंडीशंस हैं वो यूज़ करते हुए इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि जो जी सेट ऑफ इंटीजर है ये आर में वेक्टर स्पेस क्यों नहीं है। दो कंडीशंस कौन सी हैं वेक्टर स्पेस की? पहली कंडीशन है वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन ये तो सेटिस्फाई करेगी जी सेट ऑफ इंटीजर में। किस तरह से? सम ऑफ टू इंटीजर्स इज अगेन एन इंटीजर। आप कोई भी दो इंटीजर ले लें, उनका सम एक इंटीजर ही होगा, तो ये पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। अब जो दूसरी कंडीशन है वेक्टर स्पेस की वो क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह से चेक करते हैं? जी जिसको हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये आर में वेक्टर स्पेस है, हमने वेक्टर कहाँ से लेना है? जी से। लेट्स सपोज मैं ले लेता हूँ 3 बिलोंग्स टू जी, और स्केलर कहाँ से उठाना है? आर में से। लेट्स सपोज यहाँ से मैं उठा लेता हूँ 1/2 आर से, जो कि स्केलर है 1/2। अब इनका प्रोडक्ट किससे बिलोंग करना चाहिए? बाय कंडीशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर स्पेस जी से बिलोंग करना चाहिए, जबकि ऐसा तो नहीं है। 3/2 डज नॉट बिलोंग्स टू जी, इसका मतलब है स्केलर मल्टीप्लिकेशन जी में डिफाइन नहीं है। इट मीन्स जी इज नॉट अ वेक्टर स्पेस ओवर आर। तो यहाँ पे फिर इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? ऑप्शन नंबर डी, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स डज नॉट डिफाइन अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ जी बाय आर। देखा ना, यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि ये वेक्टर और इस स्केलर का प्रोडक्ट जी से बिलोंग करना चाहिए था, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, तो फिर इसलिए इसकी डी ऑप्शन करेक्ट होगी। तो एमसीक्यू नंबर 45 में हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी, द सेट जी ऑफ ऑल इंटीजर्स इज नॉट अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड आर ऑफ रियल नंबर्स अंडर ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। हमने ये बताना था कि ये जो सेट ऑफ जी है ऑल इंटीजर्स, ये आर में वेक्टर स्पेस नहीं है, और इसमें ऑपरेशन कौन से हैं? ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। और इसकी हमने रीज़न बतानी थी कि ये क्यों आर में वेक्टर स्पेस नहीं है। यहाँ पे हमने वेक्टर स्पेस की दो कंडीशन देखी हैं। जो पहली कंडीशन है वेक्टर एडिशन, उसको तो ये सेटिस्फाई कर रहा है जी सेट ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि दो इंटीजर का सम अगेन एक इंटीजर ही होता है। लेकिन स्केलर मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ ये हुई है कि हमने एक वेक्टर उठाया है जी में से और स्केलर उठाया है आर में से। बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरह से करते हैं ना, जिस स्पेस को हम वेक्टर स्पेस प्रूव करना चाहते हैं उसमें से वेक्टर उठाते हैं और दूसरी स्पेस में से स्केलर उठाते हैं। अब यहाँ पे जी से मैंने लिया था 3 और आर से उठाया है 1/2। इन दोनों का प्रोडक्ट जी से बिलोंग करना चाहिए, फिर ही जी आर में वेक्टर स्पेस होगी ना। लेकिन यहाँ पे देखें 3 × 1/2 3/2, ये जी से बिलोंग नहीं करता। 3 × 1/2 इज इक्वल टू 3/2, और 3/2 जी से बिलोंग नहीं करता। इसलिए फिर हम इसकी रीजन ये लिखेंगे कि ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स डज नॉट डिफाइन अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ जी बाय आर, कि जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है जी की बाय आर ये यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए फिर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एमसीक्यू नंबर 45 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू नंबर 46 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, लेट जी बी एन एबिलियन ग्रुप देन 5 फ्रॉम जी टू जी गिवन बाय डैश इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है कि अगर जी एक एबिलियन ग्रुप है और मैपिंग जो जी से जी पे ही डिफाइन है वो किस तरह की होगी जब ये ऑटोमॉर्फिज्म हो। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इक्वल टू आइडेंटिटी, इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इक्वल टू एक्स इनवर्स। अब यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट है, उसकी स्टेटमेंट हम यहाँ पे देखेंगे, लेट जी बी एन abelian group and phi mapping from G to G given by phi of x equals to x inverse is an
ऑटोमॉर्फिज्म। तो स्टेटमेंट हमें ये कह रही है कि अगर G एक एबिलियन ग्रुप है तो मैपिंग G से G पे जो डिफाइन होगी उस पर कंडीशन क्या है कि फाई ऑफ x इज इक्वल टू एक्स इनवर्स, कि हर एलिमेंट अपने ही इन्वर्स पे मैप हो तो फिर उसको हम ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो फिर इससे हमें ये तो क्लियर हो गया है कि इसकी डी ऑप्शन करेक्ट है। और यहाँ पे हम ये प्रूव भी कर देते हैं, देखें ना, अगर हमारे पास फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स है तो ये सिर्फ ऑटोमॉर्फिज्म में ही पॉसिबल है, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑटोमॉर्फिज्म कैसी मैपिंग होती है? जो किसी ग्रुप G से G पे ही डिफाइन होती है और ये आइसोमॉर्फिज्म हो। और दूसरी कंडीशन क्या है? ये बाइजेक्टिव हो। तो बाइजेक्टिव का मतलब क्या है? ऑन टू और 1-1, और ऑन टू और 1-1 की दोनों कंडीशंस उसी सूरत में सेटिस्फाई होंगी जब हर एलिमेंट अपने इन्वर्स पे मैप करेगा। फर्ज करें ये G है, इसमें एलिमेंट्स हैं A B C D और यहाँ पे इसके इन्वर्सेस पड़े हुए हैं, A इन्वर्स, B इन्वर्स, C इन्वर्स, D इन्वर्स। तो A मैप होगा अपने इन्वर्स A इन्वर्स पे, B इन्वर्स पे, C इन्वर्स पे और D इन्वर्स में। तो देखें ना, इसी सूरत में ही ऑन टू और 1-1 की कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना। तो फिर इसलिए कौन सी मैपिंग होगी? फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स, जो कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो एमसीक्यू नंबर 46 में हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी कि अगर एक अबिलियन ग्रुप है और मैपिंग है जो G से G पे डिफाइन हो रही है, वो किस तरह की होगी कि वो ऑटोमॉर्फिज्म हो। 4 ऑप्शन हमारे पास थी। यहाँ पे हमने कंडीशन ये देखी कि G एक अबिलियन ग्रुप है और मैपिंग जो G से G पे ही डिफाइन हो रही है वो किस तरह की होगी? फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स, मतलब हर एलिमेंट अपने इनवर्स पे मैप करेगा तो वो ऑटोमॉर्फिज्म होगी। तो यहाँ पे हमने ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन देख ली कि फाई एक ऐसी मैपिंग जो G से G पे ही डिफाइन है, उस पर 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। कौन कौन सी? एक आइसोमॉर्फिज्म और दूसरी बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव में हमें पता है 2 चीज़ें होती हैं, ऑन टू और 1-1। अब ये ऑन टू और 1-1 उसी सूरत में पॉसिबल है जब हर एलिमेंट अपने इन्वर्स में मैप करे। यहाँ मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि अगर A मैप कर रहा है A इन्वर्स पे, B इन्वर्स पे, C इन्वर्स पे, D इन्वर्स पे, इसी सूरत में ऑन टू और 1-1 की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जो कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, विच इज़ फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एमसीक्यू नंबर 46 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू नंबर 47 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, लेट G बी अ ग्रुप इन विच G स्केयर इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल G बिलोंग्स टू कैपिटल G देन G इज डैश। अगर G एक ग्रुप है और इसके हर एलिमेंट का स्केयर लेने से 1 के इक्वल है, अगर मतलब आइडेंटिटी के इक्वल है, तो फिर G क्या है? 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, एबिलियन, साइक्लिक, एबिलियन बट नॉट साइक्लिक और D ऑप्शन है नॉन एबिलियन। अब ये बेसिकली हमारे पास एक थ्योरम की स्टेटमेंट गिवन है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। स्टेटमेंट ये कहती है कि लेट G बी अ ग्रुप एंड G स्केयर इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल G बिलोंग्स टू कैपिटल G देन G इज एबिलियन ग्रुप। तो इससे हमें ये तो क्लियर हो गया कि अगर एक ग्रुप है उसके हर एलिमेंट का स्केयर लेने से अगर वो आइडेंटिटी के इक्वल है तो वो एबिलियन है, जो कि इसका ए ऑप्शन है। लेकिन हम यहाँ पे ये बात प्रूव भी कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक ग्रुप लेता हूँ G मेरा एक ग्रुप है और 2 एलिमेंट मैं उठाता हूँ इसमें से, G में से, तो इनका प्रोडक्ट भी G से बिलोंग करेगा ना, क्योंकि ग्रुप है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें A स्केयर इज इक्वल टू 1, B स्केयर इज इक्वल टू 1 और इनका प्रोडक्ट का स्केयर वो भी इक्वल टू 1 है, क्योंकि हमने एक ऐसा ग्रुप लिया है जिसके हर एलिमेंट का स्केयर लें वो 1 के इक्वल है। हमने ये प्रूव करना है कि ये एबिलियन है। मैं इस कंडीशन को ले लेता हूँ, टेक AB स्केयर इज इक्वल टू 1। अब आप देखें, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, AB इंटू AB इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब आप इसमें ब्रैकेटों का हेरफेर कर दें, BA एसोसिएटिविटी होल्ड करती है ना। अच्छा, अब आप मल्टीप्लाइंग प्री एंड पोस्ट बाय
ए एंड बी। प्री एंड पोस्ट का मतलब है कि प्री से आपने मल्टीप्लाई करना है ए से, देखें किस तरह से, इधर ए से मल्टीप्लाई करना है, ये बाकी वैसे ही, और पोस्ट का मतलब है इस साइड से आपने बी से मल्टीप्लाई करना है, यही सिचुएशन इधर है। ये पॉइंट समझ आ गया। अब ए डॉट ए ये मान गया ए स्क्वायर, बी ए ये बी स्क्वायर, और ये चूंकि 1 है तो ये बन गया ए बी। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये दोनों किसके इक्वल है, 1 के, बी ए ये भी 1 ए बी। तो यहाँ से देखें बी ए किसके इक्वल आ गया, ए बी के, और यही एबिलियन की कंडीशन है। सो जी इज एबिलियन। इसलिए फिर इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए ये इसकी बाकी ऑप्शंस हैं, साइक्लिक, एबिलियन बट नॉट साइक्लिक। नॉन एबिलियन तो हमें पता चल गया ना, ये नहीं हो सकता क्योंकि हमने प्रूव कर दिया ये एबिलियन है। ये जो दो ऑप्शंस हैं ये है साइक्लिक और ये है एबिलियन बट नॉट साइक्लिक। इतनी इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास गिवन है कि अगर उसका हर एलिमेंट का स्केल लेने से 1 की इक्वल आए, इतनी इन्फॉर्मेशन से हम ये नहीं बता सकते क्या वो साइक्लिक होगा, क्या वो सिर्फ एबिलियन होगा बट साइक्लिक नहीं होगा। इसलिए फिर हम इसकी सिर्फ ए ऑप्शन को देखेंगे विच इज़ एबिलियन। तो एमसीक्यू नंबर 47 में हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी कि अगर जी एक ग्रुप है और उसके हर एलिमेंट का स्केल लेने से अगर वो 1 के इक्वल आ रहा है तो फिर वो जी क्या है। यहाँ पे हमने ये थ्योरम देखा कि अगर जी एक ग्रुप है और उसका हर एलिमेंट का स्केयर 1 के इक्वल है तो फिर वो जी एबिलियन होता है। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे इजीली प्रूव भी कर दिया, जो कि इसका ए ऑप्शन है विच इज़ एबिलियन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एमसीक्यू नंबर 47 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू नंबर 48 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, लेट जी इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक ग्रुप गिवन है ए कोमा बी, वेयर बी स्क्वायर एंड ए क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। ये बेसिकली एक डिहाइड्रल ग्रुप है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच, ये एच इसका सब ग्रुप है जिसमें ये उसने एलिमेंट दिया है बी, इन जी इज डैश। हमने एच के जी में जो डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स हैं उनकी तादाद बतानी है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं 1 2 4 3। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो डाईहाइड्रल ग्रुप गिवन है जी, इससे हम ऑलरेडी वाकिफ़ हैं। इसके एलिमेंट्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हम 1 लिखेंगे जो कि इसकी आइडेंटिटी है। अब यहाँ पे आपने गौर करना है, ये है ए क्यूब इज इक्वल टू 1 है अगर, तो इसका मतलब है इसमें एलिमेंट आएगा ए और ए स्क्वायर, क्योंकि ए क्यूब तो 1 के इक्वल है ना। उसके बाद ये आएगा बी स्क्वायर, चूँकि 1 के इक्वल है तो फिर ये बी आ गया। फिर उसके बाद इस ए और बी का प्रोडक्ट आ गया ए बी। अब अगर हम ए बी का स्क्वायर लेंगे तो वो फिर 1 के इक्वल होगा। इसको हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अगला एलिमेंट बनेगा इन दोनों के प्रोडक्ट से, ए स्क्वायर बी। तो यहाँ पे हमारे पास ये डाईहाइड्रल ग्रुप है जिसका ऑर्डर 6 है। देखना इसमें 6 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका ऑर्डर कितना आया है, 6। अब ये जो दूसरा इसका सब ग्रुप गिवन है एच, यहाँ पे इसने एलिमेंट लिखा है बी, मतलब ये बी से जनरेट होने वाला है। तो फिर एच में किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, एक तो आएगी इसमें आइडेंटिटी और एक ये बी एलिमेंट। ठीक हो गया। अब इसका ऑर्डर क्या है, 2 एलिमेंट्स और 2 हो गया। असल में हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स। एच के जी में हमने लेफ्ट कोसेट्स की तादाद फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट, या आप राइट के लिए भी ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, राइट कोसेट्स। ये फार्मूला इक्वल है जी ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। अगर आप ग्रुप के ऑर्डर को उसके सब ग्रुप के ऑर्डर पे डिवाइड कर दें, यही लग्रांज थ्योरम है ना। लग्रांज थ्योरम ये कहता है कि किसी भी सब ग्रुप का ऑर्डर और उसका इंडेक्स दोनों ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोसेट्स को फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है वो है ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। यहाँ पे हमारा ग्रुप क्या है, जी एक डाईहाइड्रल ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 6। तो ग्रुप का ऑर्डर यहाँ पे 6 है और जो यहाँ पे सब ग्रुप गिवन है उसका ऑर्डर क्या है 2। तो इसको डिवाइड कर दें, ये हमारे पास आंसर क्या आ गया 3। इट मीन्स नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी इज 3। तो इसके मुताबिक फिर इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी,
ऑप्शन नंबर डी। तो एमसीक्यू नंबर 48 में हमारे पास एक डाईहेड्रल ग्रुप गिवन था जिससे हम ऑलरेडी वाकिफ़ हैं और एच इसका एक सब ग्रुप है। हमने इस एच के डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स की तादाद बतानी थी। तो यहाँ पे हमने पहले जी के एलिमेंट्स को लिखा, ये मैंने लिखने का आपको मेथड बता दिया कि यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर और ए क्यूब ये दोनों 1 के इक्वल हैं। तो इसके एलिमेंट्स हम किस तरह से लिखते हैं, पहले 1 आएगा, फिर a आएगा, फिर a स्क्वायर आएगा, a क्यूब चूँकि 1 के इक्वल है तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, वो हम पहले लिख चुके हैं। उसके बाद b स्क्वायर चूँकि 1 के इक्वल है तो यहाँ पे b आ गया, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया। अब a और b का जो यहाँ पे एलिमेंट आया है a b, इसको जब आप फिर ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो 1 के इक्वल होगा। ये हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस लेक्चर में ये सारा कुछ फाइंड कर चुके हैं। अब चूंकि इसमें 6 एलिमेंट्स हैं तो इसका ऑर्डर हो गया 6। और यहाँ पे जो एज गिवन है, यहाँ पे एक एलिमेंट से जनरेट होने वाला ये ग्रुप है, तो इसका मतलब ये है इसमें 2 एलिमेंट्स होंगे, एक 1 आइडेंटिटी और एक b, इसका ऑर्डर 2 है। तो किसी भी सब ग्रुप के जो डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोसेट्स की तादाद फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। ग्रुप का ऑर्डर 6 है, सब ग्रुप का ऑर्डर 2 है, तो डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, जो कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एमसीक्यू नंबर 48 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू नंबर 49 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम यू टू वी इज 1:1 इफ कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू डैश। हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है फ्रॉम यू टू वी, वो कह रहा है कि वो 1:1 होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ कर्नल ऑफ टी इज़ इक्वल टू डैश। जो कर्नल ऑफ टी है वो किसके इक्वल होगा। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, u, v, 0 और इमेज ऑफ टी। ये बेसिकली हमारे पास एक रिजल्ट की स्टेटमेंट दी गई है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t from u to v is 1:1 if and only if kernel of t is equal to 0। तो स्टेटमेंट बेसिकली हमें ये बता रही है कि अगर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है t फ्रॉम u टू v, अगर वो 1:1 होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर कर्नल ऑफ t किसके इक्वल होगा, 0 के। क्योंकि हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कर्नल ऑफ t में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो 0 पे मैप होते हैं। तो इसके मुताबिक फिर इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे हम ये बात प्रूव भी कर देते हैं। देखें, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ, सपोज हम ये कर लेते हैं कि ये जो कर्नल ऑफ t है ये 0 के इक्वल है, और अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये 1:1 है। ठीक हो गया। अब इस पर्पस के लिए मैं लेट करता हूँ t ऑफ x इक्वल्स टू t ऑफ y फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू u में से मैंने x y लिए हैं और ये मैंने कहा है जी t ऑफ x इज इक्वल टू t ऑफ y। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि x इज इक्वल टू y है तो फिर इससे ये बात साबित हो जाएगी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो 1:1 है। ठीक है। अच्छा, अब इसको जब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आऊँगा तो ये होगा आपके पास t ऑफ x माइनस t ऑफ y इक्वल्स टू 0, वेयर t कॉमन आ गया, ये x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से ये जो x माइनस वाई है ये बिलोंग करेगा कर्नल ऑफ t से, और कर्नल ऑफ t हमने क्या लिया हुआ है, उसमें तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है 0। तो यहाँ पे x माइनस वाई किसके इक्वल हो गया, 0 के। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से फिर ये बात प्रूव हो जाती है t इज 1:1। अब हम बात करते हैं कन्वर्सली, क्योंकि यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ है ना। कन्वर्सली में हम क्या करेंगे, अब हम ये सपोज करेंगे कि t 1:1 है और ये प्रूव करेंगे कि जो कर्नल ऑफ t है वो 0 के इक्वल आएगा। देखिए यहाँ पे हम सपोज करते हैं, सपोज दैट t इज 1:1। अब हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि t जो है वो 1:1 है। यहाँ पे मैं लेट करता हूँ x बिलोंग कर रहा है कर्नल ऑफ t से। ठीक है जी। अब ये जो x बिलोंग कर रहा है कर्नल ऑफ t से और t 1:1 है, इसका मतलब ये है कि जो t ऑफ x है इस पर जब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो वो 0 के इक्वल हो गई, और यहाँ से t ऑफ 0 0 के इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो एलिमेंट हमने कर्नल में से उठाया था उस पर जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है तो वो 0 के इक्वल आ गई है। अब इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं t ऑफ x इज इक्वल टू t ऑफ 0।
तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 आ गया। देखिए ना, हमने कर्नल का एलिमेंट उठाया था यहाँ पे x, वो किसके इक्वल आ गया, 0 के। इट मीन्स कर्नल ऑफ t इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने ये थ्योरम प्रूव कर दिया है कि अगर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t है फ्रॉम u टू v, अगर वो 1 to 1 होगी तो इफ़ एंड ओनली इफ़ कर्नल ऑफ t जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो MCQ नंबर 49 में हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी कि अगर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t फ्रॉम u टू v अगर 1 to 1 है तो फिर इफ़ एंड ओनली इफ़ कर्नल ऑफ t इज इक्वल टू डैश, हमने ये बताना था कि उसके कर्नल में किस तरह के एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पे हमने ये स्टेटमेंट देखी है कि इस सूरत में फिर जो कर्नल ऑफ t होगा वो 0 के इक्वल होगा। इसी बात को हमने यहाँ पे प्रूव भी किया है। पहले मैंने सपोज किया है कि जो कर्नल ऑफ t है वो 0 के इक्वल है और प्रूव किया है कि t 1 to 1 है। अब 1 to 1 किस तरह से प्रूव किया है, मैंने यहाँ पे दो ट्रांसफॉर्मेशन ली हैं, t ऑफ x इज इक्वल टू t ऑफ y वेयर x y बिलोंग्स टू u। ये इधर आके नेगेटिव हो गया, t कॉमन लिया। अब यहाँ पे जो x माइनस y है ये कर्नल ऑफ t से बिलोंग करेगा, और ये अगर कर्नल ऑफ t से बिलोंग करेगा तो कर्नल ऑफ t में तो हमें पता है वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जो 0 पे मैप करते हैं, तो फिर ये 0 के इक्वल हो गया। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू y, और यही 1 to 1 की कंडीशन है। इससे प्रूव होगा कि t 1 to 1 है। अब हम कन्वर्सली यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है इफ़ एंड ओनली इफ़ की। कन्वर्सली अब हमने ये सपोज किया है कि t 1 to 1 है, और अब हम ये प्रूव करेंगे जो कर्नल ऑफ t है वो 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हमने एक एलिमेंट उठाया कर्नल में से, और ये जो x हमने उठाया है कर्नल ऑफ t में से, जब हम इस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा, और यही इक्वल है t ऑफ 0 के। तो दिस इंप्लाइज t ऑफ x इज इक्वल टू t ऑफ 0, और यहाँ से x 0 के इक्वल आ गया। अब हमने ये जो एलिमेंट उठाया था कर्नल में से वो 0 इक्वल आ गया है। इट मींस कर्नल ऑफ t इज इक्वल टू 0, और इसके मुताबिक फिर इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि MCQ नंबर 49 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम आज के इस लेक्चर का लास्ट MCQ डिस्कस करते हैं, विच इज MCQ नंबर 50। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, फॉर अ स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई ऑफ x, y, z डाइवर्जेंट ग्रेडियंट ऑफ फाई इज डैश। वेक्टर एनालिसिस में से ये MCQ है। हमने ये बताना है कि अगर कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई हमें दिया गया है इन टर्म्स ऑफ x, y, z, तो फिर डाइवर्जेंट ग्रेडियंट ऑफ फाई किसके इक्वल होगा। चार ऑप्शन हमारे पास हैं, स्केलर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, गेज फंक्शन और नेदर। सबसे पहले हम बात करते हैं वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर की। इसको हम जिस सिंबल से डिनोट करते हैं ये है जी डेल्टा, और ये इक्वल होता है पार्शल ओवर पार्शल एक्स आई प्लस पार्शल ओवर पार्शल वाई जे प्लस पार्शल ओवर पार्शल जी के। ये बेसिकली एक वेक्टर है। इसके बाद हम बात करते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन की। स्केलर पॉइंट फंक्शन में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फाई ऑफ x, y, z। ये जो फाई है ये कोई भी स्केलर है। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन। वेक्टर पॉइंट फंक्शन में हम कोई भी वेक्टर ले लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं ले लेता हूँ v, जिसके कंपोनेंट्स मैं कहता हूँ जी v1, v2, v3। फिर इसको हम इस तरह से लिखते हैं v1i प्लस v2j प्लस v3k। ये हमारे पास वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। अब इसके बाद हमने तीन चीज़ें पढ़नी हैं जो हम ऑलरेडी अपने वेक्टर एनालिसिस के कोर्स में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ग्रेडियंट की, ग्रेडियंट ऑफ फाई। इसको हम किस तरह से लिखते हैं, डेल्टा फाई। और ये जो डेल्टा है इसको हम ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अब फाई के ऊपर डेल्टा अप्लाई किस तरह से करेंगे, पार्शल ओवर पार्शल एक्स और साथ ये फाई आ जाएगा। ये जो डेफिनेशन है डेल्टा की, आई प्लस पार्शल फाई ओवर पार्शल वाई जे प्लस पार्शल फाई ओवर पार्शल जी के। ये हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ फाई आ गया, और ये हमारे पास एक वेक्टर मिलेगा। ये बात क्लियर हो गई। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं डाइवर्जेंस ऑफ v की। ये v जो हमने यहाँ पे वेक्टर पॉइंट फंक्शन कहा था, डाइवर्जेंस ऑफ v को हम किस तरह से लिखते हैं,
डेल डॉट वी। अब यहाँ पे डेल भी हमें पता है क्या है, एक वेक्टर है, और v ये वाला वेक्टर है। दो वेक्टर्स का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, स्केलर। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं कर्ल की, कर्ल ऑफ v। कर्ल ऑफ v को हम किस तरह से लिखते हैं, डेल क्रॉस v। अब यहाँ पे देखें डेल भी वेक्टर है, v भी वेक्टर है, तो दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा हमें क्या मिलता है, एक वेक्टर मिलता है। ये तीन बातें आपने यहाँ पे ध्यान से समझ लेनी है। अब इसके बाद हम वापस चलते हैं स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट में उसने हमें क्या कहा है कि अगर कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन है फाई ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जी, तो फिर डाइवर्जेंट ग्रेडियंट ऑफ फाई किसके इक्वल होगा। हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। डाइवर्जेंट ग्रेडियंट ऑफ फाई, अगर मैं सिर्फ इतने हिस्से की बात करूँ, ग्रेडियंट ऑफ फाई, ग्रेडियंट ऑफ फाई को भी हमने यहाँ पे देख लिया है, ये किसके इक्वल होगा, डेल फाई के। और डेल फाई क्या है, ये एक वेक्टर है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या मिलेगा हमें, डेल फाई। और अगर ये डेल फाई है और डाइवर्जेंट क्या करता है, डाइवर्जेंस अब हमने किसी भी वेक्टर का फाइंड करना है तो उसके साथ डेल का डॉट लेना है। ये हमें एक वेक्टर मिला है ना, ये देखें यहाँ पे, ये एक वेक्टर है डेल ऑफ फाई। तो जब हम इसके साथ डाइवर्जेंट अप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, डेल का डॉट आएगा। तो जब हम इसके साथ डेल डॉट अप्लाई करेंगे तो दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट में हमें हमेशा क्या मिलता है, स्केलर। तो फिर इसके मुताबिक इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो एमसीक्यू नंबर 50 में हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी कि अगर एक स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जी है तो फिर डाइवर्जेंट ग्रेडियंट ऑफ फाई ये किसके इक्वल होगा। यहाँ पे हमने कुछ चीज़ों को डिस्कस किया। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है, डेल इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के, और ये एक वेक्टर है। उसके बाद हमने देख लिया कि स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई है, इसमें इन टर्म्स ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जी है। उसके बाद वेक्टर पॉइंट फंक्शन में हमने कोई वेक्टर ले लिया। अब यहाँ पे हमने तीन चीज़ें पढ़ी हैं, ग्रेडियंट ऑफ फाई, उसके बाद डाइवर्जेंस ऑफ वी और कर्ल ऑफ वी। ग्रेडियंट ऑफ फाई हम किस तरह से फाइंड करते हैं, फाई के ऊपर डेल अप्लाई कर देते हैं। डेल किसके इक्वल है ये अभी हमने देख लिया। तो इसको फिर हम किस तरह से लिखेंगे, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जी के। ये भी हमारे पास एक वेक्टर है। उसके बाद डाइवर्जेंस ऑफ वी किस तरह से हम अप्लाई करते हैं, डेल डॉट वी। किसी भी वेक्टर का जब आपने डाइवर्जेंस फाइंड करना है तो उसके साथ डेल डॉट लिखना है, ठीक है। और दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट में हमेशा स्केलर मिलता है हमें। और तीसरे नंबर पे है जी कर्ल ऑफ वी। किसी भी वेक्टर का जब आपने कर्ल फाइंड करना है तो उसका डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, और दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा वेक्टर मिलता है। और फिर हम वापस आ जाते हैं अपनी स्टेटमेंट पे। यहाँ पे डाइवर्जेंट ग्रेडियंट ऑफ फाई हमने देखना है। तो सिर्फ अगर मैं ग्रेडियंट ऑफ फाई की बात करूं तो ये होगा डेल फाई, जो कि एक वेक्टर है। इसके बाद यहाँ पे है डाइवर्जेंट, मतलब अब हमने इसके साथ डेल का डॉट फाइंड करना है, क्योंकि डाइवर्जेंट यही कहता है ना, डेल डॉट वी। तो जब हम इसके साथ डेल का डॉट लेंगे तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर होता है, तो फिर इसलिए मैंने कह दिया कि ये स्केलर पॉइंट फंक्शन है। यहाँ पे मुझे और दो तीन बातें छोटी छोटी याद आ गई हैं, वो भी आप देख लें। पहले नंबर पे मैं ये कहता हूँ जी, इफ़ डेल ऑफ फाई इज इक्वल टू 0 देन फाई इज कांस्टेंट। अगर तो आपके पास डेल फाई का आंसर आता है 0 के इक्वल, तो इसका मतलब क्या है कि फाई एक कांस्टेंट है, मतलब आपका जो स्केलर पॉइंट फंक्शन है वो कोई कांस्टेंट है। दूसरे नंबर पे है जी मेरे पास कि अगर डेल डॉट वी इक्वल टू 0 है, मतलब v वेक्टर का डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है देन v इज सोलिनॉइडल। और तीसरे नंबर पे मेरे पास एक रिजल्ट है कि इफ डेल क्रॉस v इज इक्वल टू 0, मतलब अगर v का कर्ल 0 है, डेल क्रॉस v का मतलब कर्ल है ना, और डेल डॉट v का मतलब क्या है, डाइवर्जेंस। अगर किसी वेक्टर का डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब ये है देन v इज इररोटेशनल।
तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एमसीक्यू नंबर 50 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और आज के इस लेक्चर में हमने पीपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स का जो 2011 का पेपर है इसके एमसीक्यू नंबर 41 से 50 तक डिस्कस किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम एमसीक्यूज़ आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे।